आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। पूर्वी चीन में एक फैक्ट्री में बैठे हुए वर्कर्स सेंटा क्लॉज के सॉफ्ट टॉयज बना रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जबकि वो जानते हैं कि इस बार का क्रिसमस वैसा नहीं होगा। शायद इन सेंटा क्लॉज की जिन्हें वो बना रहे हैं डिमांड इस बार बहुत कम हो, लेकिन वो तब भी बार बार बटन दबाकर चेक करते हैं कि उनके बनाए सेंटा जिंगल बेल गा रहे हैं कि नहीं। बार बार खामोशी से काम करते फैक्ट्री के कामगारों के बीच ये क्रिसमस धुन बजती रहती है। इस फैक्ट्री से 80% वर्ल्ड को सेंटा की सप्लाई होती है, मगर पेंडेमिक ने इस राह को प्रभावित किया है। कंपनी की ओनर कहती है कि देयर इज नो वे टू सेव दिस ईयर। इस साल को बचाया नहीं जा सकता। क्या सेंटा के पास भी इसका कोई हल नहीं है? नमस्कार, कोरोना कवरेज में आपको देश परदेश से लाकर तमाम जानकारियां पेश करने के लिए आ गई हूं मैं माधुरी। आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट है। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगी कि एक बार कोरोना नेगेटिव होने के बाद फिर से संक्रमण के क्या कारण होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भांग से बनी कोरोना की दवाई के पीछे का विज्ञान जानेंगे कि जापान के लोग कैसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हैं, और एक कोरोना वॉरियर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 75,000 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 55 लाख को पार कर गई है। वहीं इस महामारी से 89,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 9,63,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। लोकसभा ने एक कानून पारित किया है जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्ताओं पर हमला करने के मामले में 7 साल तक जेल का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी थी कि कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करने में जहां 22.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहीं वायरस के कारण 373 नागरिकों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 247 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं, वहीं 2 की मौत भी हुई है। राज्य में 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। ताजमहल कल जब खुला तो पहला पर्यटक एक चीनी नागरिक था। चीनी पर्यटकों की आगरा में कड़ाई से निगरानी की गई क्योंकि उन्हें वायरस के संभावित वाहक माना जा रहा था। चंडीगढ़ में कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी गई है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 24/7 वॉर रूम बनाया गया है ताकि सभी को इलाज मिल सके। एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि झाड़ू की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की सफाई के लिए झाड़ू के बजाय वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाना चाहिए। मराठी एक्ट्रेस आशालता वाबगांवकर का कोविड-19 से निधन हो गया। वे 79 साल की थीं। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 बेचने के लिए 10 देशों के साथ शुरुआती सौदा तय कर लिया है। अब तक 120 करोड़ डोज बेचने पर समझौता हो चुका है। इसे ऑर्डर करने वालों में दक्षिण अमेरिका और एशिया के साथ कुछ और बड़े देश भी हैं। चीन की शुझाऊ झेंगड़ू हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं का कहना है कि वायरस आंखों के जरिए भी शरीर में पहुंच सकता है। मेडिकल जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में ये रिसर्च प्रकाशित है और इटली में अब फ्रांस से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कल हमने आपको एक ऐसे कोविड पेशेंट से मिलवाया था जिनको 1.5 से 2 महीने के भीतर ही कोरोना का फिर से संक्रमण हो गया। क्या रीइंफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, या एंटीबॉडीज बनती तो हैं पर वो खत्म हो जाती हैं, या एक बार संक्रमित होकर ठीक होने के बाद व्यक्ति लापरवाह हो जाता है अपनी सुरक्षा को लेकर, या फिर ये वायरस का कोई अलग ही स्ट्रेन है?
इन सभी सवालों को लेकर हमने फोन मिलाया दिल्ली के जाने माने डॉक्टर मोहसिन वली को, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के भी फिजिशियन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि री इन्फेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कोरोना वायरस जो है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत कम मालूम है। कोरोना वायरस अब क्या क्या कर रहा है ये हम देख रहे हैं। जहां तक री इन्फेक्शन का सवाल है, जो अमेरिकन टॉप साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी ये है कि कोरोना इन्फेक्शन एक बार होने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी हमेशा के लिए डेवलप हो गई। बिल्कुल नहीं है ऐसा। और अभी इसको जो 3 महीने के बाद जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है या 2 महीने के बाद इन्फेक्शन हुआ है, उसमें हमने अभी ये तो प्रूव नहीं किया है कि वायरस का स्ट्रेन दूसरा है या इसका जीनोमिक सीक्वेंस दूसरा है, लेकिन इस बात में सच्चाई है। और मेरे पास भी ऐसे 3-4 पेशेंट हैं जो डॉक्यूमेंटेड ठीक हो गए थे और उनको दोबारा कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ। आज ही एक बल्कि यंग पेशेंट आया था जो पूरी तरह ठीक हो गया था, मुझे याद भी नहीं था। और मैंने जब उसका सीटी स्कैन में कराता हूँ, सीटी स्कैन कराया तो उसको फ्लोरिड फाइंडिंग्स थी। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था कि ये ओल्ड फाइंडिंग्स हैं या नई फाइंडिंग्स हैं, तो मैंने ये समझ के उसको आज ट्रीट किया है कि ये फ्रेश इन्फेक्शन है। तो फ्रेश इन्फेक्शन जब होगा तो हमारी जो टेस्ट है वो दोबारा पॉजिटिव आएगा। और मैं जो कोरोना वायरस के ये दोनों टेस्ट हैं, बल्कि तीनों एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट जो हैं, और इसके साथ जो हमारा आरटीपीसीआर है और एंटीजन टेस्ट है, इसके बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ श्योर, क्योंकि इनमें फॉल्स नेगेटिव्स बहुत हैं। हम आरटीपीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन उसमें भी 30% तक फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता इसमें। बस इसलिए हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर श्रोताओं को होनी चाहिए कि इसका फॉल्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो फॉल्स नेगेटिव नहीं होता है। तो इस करके हमको ये ज़रूरी है जान लेना कि अभी हमको मास्क लगाना है। ठीक होने के बाद कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम अगर मास्क नहीं लगाएंगे, हमको तो हो चुका है, हम इम्यून हो गए हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी बन गई है, तो ये ऐसा होगा कि आपने लापरवाही की और आप दोबारा से डिनोवो इस बात के लिए एलिजिबल हो गए कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाए। तो कोरोना वायरस के ये जो केसेस हैं, इसमें अब एक और सवाल पैदा होता है कि ये संक्रमण जो इन लोगों को हो रहा है, ये संक्रमण ज़्यादा होता है पहले से। ये बात भी सही है कि इनकी जो सेकेंड टाइम बॉडी में डैमेज होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसके बारे में मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात क्लियर करने जा रहा हूँ जो अब तक लोगों को नहीं मालूम है। वो ये है कि इस वायरस के 2 फेजेस होते हैं। एक इम्यूनोलॉजिकल फेज होता है जो बाद में होता है, और एक वायरोलॉजिकल फेज होता है जो शुरू में जब वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। वायरल फेज से इम्यूनोलॉजिकल फेज में जाने में 10 से 14 दिन लगते हैं। अगर हम उस स्टेज में, जब पेशेंट को वायरस ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, नाक में रह रहा है, गले में रह रहा है, हम ट्रीट करते हैं विद डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टोल, ये सब दवाएं हैं जो हमको देनी चाहिए। और सब इसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं, सीडीसी, WHO और हमारे यहाँ के सब कह देते हैं अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। कब तक ट्रायल्स चलेंगे? वी शुड ट्रीट पेशेंट्स। तो उन पेशेंट्स को अगर हम ट्रीट कर देंगे तो वो इम्यूनोलॉजिकल फेज में नहीं जाएंगे। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। एक तो सीटी स्कैन जरूर कराएं पेशेंट का, और पेशेंट को अर्ली डायग्नोस डिटेक्ट करें, और जो दवाएं हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे ट्रीट करें, और उससे पहले HCQS से प्रिवेंट करें। ये बहुत ज़रूरी है जी। और सर, ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज तो 3 महीने तक रहती हैं, कि अगर किसी के अंदर एक बार डेवलप हो गई, तो अगर कोई पर्सन नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। क्या ये भी बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है। एंटीबॉडीज को टाइटर हम नाप नहीं रहे हैं जी। ये बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है। किसने देखा है? एंटीबॉडीज क्या दिखाई दे रही हैं? शरबत में चांदी के वर्क घुले हुए गिलास में रोज के दिखाई देते हैं, ऐसे एंटीबॉडी ब्लड में नहीं दिखाई देती। यू हैव टू रियली मेजर द टाइटर। टाइटर को नाप के ही प्लाज्मा हम चढ़ाते हैं, वो भी एक सिरदर्दी का काम है। 1/360 या 1/720 ये टाइटर अगर होता है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी सफिशिएंट होती हैं। बहुत से लोगों का प्लाज्मा, यहाँ श्रोताओं को जानना ये जरूरी है
कि इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि वो एडिक्वेट लेवल ऑफ इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज नहीं बना पाते हैं। तो एंटीबॉडी वाली बात भी जो है वो ऐसे ही है कि हम एंटीबॉडी प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बन गई। अब एक टेस्ट आया है, आज ही वो टेस्ट आ रहा है, वो अप्रूव्ड है इंटरनेशनली, जो सिर्फ एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी, जो एक्चुअल एंटीबॉडी है इम्यूनिटी की, वो नापेगा। अब उसको कब तक आईसीएमआर अप्रूवल देती है तो ये हमें देखना होगा। जी सर। तो और वायरस का न्यू स्ट्रेन के बारे में भी, जैसे मैंने अभी किसी व्यक्ति से बात की जिनको रीइंफेक्शन हो गया, उन्होंने जिन डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वायरस का नया स्ट्रेन हो। इस वायरस के 12 स्ट्रेन हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जब तक पूरी रिसर्च ना हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वायरस नहीं बदलता है, वायरस की जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज होती है। हाँ जी। तो जीनोमिक स्ट्रक्चर अगर हम राउंड द क्लॉक स्टडी कर रहे हैं तभी हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इस बात पे बहुत ज्यादा काम हुआ है और उन्होंने अभी तक दे आर नॉट श्योर कि क्या हो रहा है। तो अभी भी ये सब बातें जो हैं अभी रिसर्च के लिए हैं। हमारे कॉमन जो श्रोता हैं उनको ये जानने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज जाना चाहिए कि सबको मास्क पहनना है। मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है मास्क में कि डबल मास्क पहने, एक N95 पहने, उसके नीचे आप सर्जिकल मास्क पहने, ये बहुत जरूरी है। और सेफ डिस्टेंस करें और हाथ धोएं। अब मैं एक फाइन पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ, अगर दोनों तरफ मास्क पहना हुआ है तो आप 2 फीट की दूरी पे भी बैठे हैं तो संक्रमण नहीं होगा। लेकिन अगर मास्क नहीं पहना है तो खाली अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें जिलियंस ऑफ वायरस अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है तो निकल रहे हैं। इसलिए मास्क का पहनना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मोदी जी ने बार बार कहा है, हर्षवर्धन जी खुद पहन के आते हैं मास्क हर प्रोग्राम में, हमारे होम मिनिस्टर पहन के आते हैं और कल तमाम मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को देखा सब पहन रहे थे मास्क। तो ये बहुत जरूरी है मास्क का पहनना और यही एक ढाल है, यही एक बचाव है और यही इससे लड़ने का तरीका है, यही एक कंटेन है बिटवीन वायरस इन द एयर एंड द बॉडी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आप भी मानिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको एक बार कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है तब भी मास्क लगाने का तरीका भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आप उसका भी पालन करें। मास्क से एक चीज़ और याद आ रही है मुझे, क्या आप जानते हैं कि जापान में मास्क लगाना एक आदत है, एक परंपरा है जिसका पालन वे लोग सदियों से करते आ रहे हैं। देखिए आप, अपनी इन्हीं आदतों के कारण आज जापान के लोग कितना सुरक्षित हैं। जापान में इतने ज़्यादा कोरोना केसेस नहीं हैं। हालांकि विंटर इज कमिंग वहाँ पर भी लागू होता है। जापान में अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो थोड़ा डर तब हो सकता है। चलिए आपको जापान के लोगों की मास्क लगाने की परंपरा और जापान के हालात पर एक अपडेट देते हैं। मेरे एक मित्र हैं वहाँ पर, शांग्रीला जैन, कई वर्षों से जापान में रहती हैं। वहाँ के लोगों को योगाभ्यास भी सिखाती हैं। सुनते हैं उन्हीं से। जैसा कि आपने खबरों में देखा सुना है, यहाँ जापान में कोरोना वायरस की स्थिति जो है काफ़ी नियंत्रण में है। टोक्यो जैसे महानगर में जहाँ पर लोगों के घर बहुत पास पास हैं, बाज़ारों में अमूमन बहुत भीड़ रहती है, वहाँ भी 200 से ज़्यादा मामले प्रतिदिन के हिसाब से नहीं हैं। और इन सब की सबसे बड़ी वजह जो ये रही, जो सरकार ने तुरंत कदम उठाए, वो एक बड़ी वजह थी। कोरोना वायरस के मामले शुरू जब हुए थे तभी सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए थे। सभी तरह के जिम हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, मूवी हॉल्स हैं, वो सभी बंद कर दिए गए थे। और सभी तरह की जो बड़ी गैदरिंग्स थी या जो भी किसी बड़ा आयोजन जैसे जहाँ होने थे, उन सब पर रोक लगा दी थी। तो इन सब से शुरुआती दौर में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके बाद जब एक बार वापस से थोड़ा सा कोरोना वायरस का पीक आया था, तब पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश भर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई। तो उसमें लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं किया गया था। सभी तरह के जो हमारे सार्वजनिक परिवहन के साधन थे, जैसे ट्रेनें हैं या बस हैं, वो नियमित रूप से चल रहे थे। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। बस हाँ, लोगों से स्वेच्छा से अपने ऑफिसेज
बंद करने के लिए कहा गया, अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा गया, लोगों से घरों में ही रहकर काम करने के लिए कहा गया। और कोरोना वायरस को नियंत्रण में रखने के लिए मेरी ख्याल से जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ पे लोगों में जो मास्क पहनने की एक परंपरा चली आ रही है अरसे से, मैं यह कहूँगी कि दशकों से ये परंपरा चली आ रही है, वो इसकी एक बड़ी वजह है। यहाँ जापान में एक देवदार की एक प्रजाति है जिससे बहुत सारे परागकण निकलते हैं। जब परागकण का ये मौसम होता है तो कई लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है और यहाँ तक एलर्जी के हालात होते हैं कि मौसम विभाग को जैसे बारिश या बादल की या किसी तूफान की चेतावनी देनी होती है, उसी तरह से इन परागकणों के बारे में चेतावनी जारी की जाती है। एक तरह से बादल का गुबार जैसे दिखाई देते हैं। तो इस दौरान काफ़ी लोग जो हैं वो मास्क पहना करते हैं जिससे उनके एलर्जी से वो बच सकें। इसके अलावा भी जो लोग यहाँ की एक संस्कृति है कि दूसरों, आप जो हैं स्वयं वो दूसरों की परेशानी का कारण ना बने। तो वैसे भी जब लोगों को सर्दी जुकाम खांसी होती है तो लोग दूसरों को बचाने के लिए मास्क पहन लिया करते हैं। तो यहाँ किसी को जबरदस्ती मास्क पहनाना नहीं पड़ा, लोग स्वेच्छा से ही मास्क पहन रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते ही मास्क पहन लेते हैं, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते हैं। आज जब स्कूल्स वगैरह सभी चीज़ खुल चुकी हैं, स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चे भी बिना किसी परेशानी के मास्क पहन रहे हैं और सभी तरह की सावधानी कर रहे हैं। अगर हम किसी भी दुकान में चले जाएं तो वहाँ पर बाहर ही स्टोर के बाहर ही लोग खड़े होते हैं जो आपका तापमान लेते हैं, सैनिटाइजर रखे होते हैं। आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। दुकान में नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइज स्प्रे किया जाता है। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उन सब की वजह से कोरोना वायरस काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। और उसके अलावा भी जब भी छुट्टियां होती हैं तो लोग सावधानी ले रहे हैं, बेवजह बहुत ज़्यादा घूमने के लिए नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क पहनना पसंद करते हैं। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, पर हाँ यहाँ की एक संस्कृति है, जो एक चलन था वो आज फ़ायदा दे रहा है लोगों को कोरोना वायरस से अपना बचाव करने में। शुक्रिया शांग्रीला। एक रोज आपसे कोविड के दौरान कौन कौन से योगासन और प्राणायाम किए जा सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कोरोना कवरेज में वापस लौटेंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अब भांग की। भारत में सदियों से इसका सेवन किया जाता रहा है। लोग इसके औषधीय गुणों की बात भी करते हैं। भांग के नशे से इतर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अब एक दवाई कैनबिस यानी भांग को लेकर बनाने वाला है, जिसका ट्रायल भारत में ही किया जाएगा। इसकी एक कवायद अभी चल रही है। इस बारे में बात करने के लिए हमने आज तक के हमारे साथी ऋचिक मिश्रा को फोन मिलाया और उनसे पूछा कि भांग का विज्ञान क्या है। माधुरी, देखिए, विज्ञान इसमें ऐसा है कि दवाई भांग के पूरे पौधे से बनती है। अफीम, भांग और जो गांजा जिसको बोलते हैं, मैरिजुआना बोलते हैं और कैनबिस बोलते हैं, और अफीम हो गया आपका ओपियम। ओपियम और भांग के पौधे ऐसे होते हैं कि इनके हर एक हिस्से से मेडिसिन बनती है और इनके हर एक हिस्से का नशीले पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उसका बहुत बड़ा अवैध बाजार भी है। और अमेरिका और कनाडा और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इनके
इनको कुछ स्टेट्स में परमिशन भी मिली हुई है, इवन आपके एम्स्टर्डम और लग्जमबर्ग में, इन सब देशों में आप फ्रीली आप इनका यूज कर सकते हैं, बल्कि भारत में ऐसा नहीं, आप पकड़े जाएंगे तो केस हो जाएगा। जो इस दवा का साइंस है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि दवा और नशे वाले जितने भी पदार्थ हैं, इनका काम करने का बड़ा सिंपल सा एक ही तरीका है, वो चाहे दवा हो या वो कोई नशीला पदार्थ हो। आप हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, उनमें जो नर्वस सेल्स होते हैं, जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं, अगर कभी उनका स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए तो एक तरफ गोल पंजे मुट्ठी जैसा होता है और पीछे की तरफ झाड़ू जैसा होता है। तो एक तंत्रिका तंत्र का झाड़ू वाला पिछला हिस्सा अगले तंत्रिका कोशिका से सिर वाले हिस्से से एक निश्चित दूरी से जुड़ा रहता है, और ये जो दूरी होती है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जोड़ के रखता है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो जब हमें दर्द महसूस होता है तो ये दूरी जो कम हो जाती है, और ये दवाइयाँ और ये नशीले पदार्थ जो है ये जा करके इसी दूरी को बढ़ा देते हैं। तो उससे हमें उस दर्द की अनुभूति नहीं होती, दर्द वहाँ पे मौजूद होता है लेकिन हमें दर्द महसूस नहीं होता और हम रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि नर्वस सेंस जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं, नर्वस सेल्स जो है न्यूरॉन, उनके बीच का कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है, तो उससे आपको दर्द का एहसास कम होता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। किसी भी तरह की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई लें, या आप किसी तरह का नशीला पदार्थ लें, वो चाहे शराब हो, चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, ये अब इसमें भी असर का अलग अलग डिवीजन है, वो बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपकी बॉडी पे एक दिमाग पे असर करता है, एक शरीर पे असर करता है। तो विज्ञान यही है कि कैनबिस जो है, भांग जिसको बोलते हैं, वो न्यूरो एक्टिव मेडिसिन है, उससे न्यूरो एक्टिव मेडिसिन बनाया जाता है, जिससे आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं और आपको रिलैक्सेशन फील होता है, आपको दर्द जो है वो कम महसूस होता है, इसलिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। वैसे भांग अगर आप ध्यान कभी देखें तो इंडिया में जितना भी कैनबिस पैदा होता है वो यूएस, यूके और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में दवाइयों के लिए ही जाता है, और इससे बहुत ज्यादा दवाइयाँ बनती है। जी, तो कोरोना का इलाज कैसे करेगा ये कोविड-19 का? देखिए, कोरोना में कोई एक लक्षण तो है नहीं, उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। जी, किसी को दिल की दिक्कत आ रही है, दिल संबंधी बीमारियां हो रही हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को किसी तरह का दर्द है। क्योंकि अभी मेरे बहुत से जानने वाले जो हैं वो बीमार हुए और ठीक भी हुए, उन्होंने बताया कि पूरे दिन शरीर में एक दर्द रहता है, और वो उस दर्द की वजह से न वो सो पाते हैं न जग पाते हैं। ये जो दवा है, इसका नाम जो है वो है कैनाबिडियोल। कैनाबिडियोल कैनबिस से लिया हुआ है और सीबीडी बोलते हैं। और एक रोचक जानकारी ये भी है कि सीबीडी की चर्चा अभी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा हो रही है ड्रग्स वाले मामले में। तो कैनाबिडियोल दवा जो है ये दर्द कम करती है। जैसे किसी को कैंसर है तो उसको कीमोथेरेपी हुआ है तो उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको कम करती है, और इसमें एंटीवायरल खूबियां भी हैं। जहां एंटीवायरल खूबियां होंगी वो किसी भी वायरस से संबंधित बीमारी को कम करेगा या उसको रोकेगा। जब वो कोई भी दवा एंटीवायरल होती है तो वो किसी वायरस के साथ असर करती है। तो यही एक दवा करने का आधार है कि एक तो ये दर्द खत्म करता है, दूसरा ये एंटीवायरल है, तो ये कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको राहत देगा। ये कोरोना को ठीक नहीं करेगा, बट उन पेशेंट्स को राहत देगा। तभी जो इसकी स्टोरी अभी इंटरनेशनल मीडिया में जो आई थी उसमें लिखा था कि कोरोना से होने वाली दिक्कतों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको ये कम करेगा। जी, जी। और अभी तक तो ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। भारत से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो ट्रायल के लिए बात करेंगे, तो क्या भारत ने हाँ कर दिया है अभी इसके लिए? नहीं, अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय या जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश या सलाह जारी तो नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप
कभी किसी अच्छे डॉक्टर से या एक्सपर्ट से बात करें, उनसे पूछें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ बहुत से जो पेन किलर्स हैं उसमें कैनबिस या भांग इनका उपयोग किया जाता है, बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़े मात्रा में। आयुर्वेद में भी इसका उपयोग बहुत सालों से होता आया है और तो इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अब इस कंपनी को ट्रायल के लिए परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है भारत में, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये थे ऋचिक मिश्रा। और अब आपको एक डॉक्टर फराह इंगेल से मिलवाते हैं, जो महाराष्ट्र के वाशिकी हैं और कोरोना के आने के बाद से लगातार अपनी सर्विसेज दे रही हैं, जबकि वो खुद एक सीनियर सिटीजन हैं। कैसे अपनी सुरक्षा का वो ख्याल रखती हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बात कर रही हैं खुशबू। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और जब से ये कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है, जब से हम लोग वॉलंटरली एक्चुअली कोविड ड्यूटीज पे है। एक्चुअली सीनियर कंसल्टेंट होने से मुझे एक चॉइस था कि आप करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज मोर देन 55 इयर्स जो थे डॉक्टर्स, उनको गवर्नमेंट ने चॉइस दिया था बिकॉज हम लोग ज्यादा रिस्क पे है। बट वॉलंटरली मैंने ये लिया है सर्विस और राइट फ्रॉम डे 1 मैं कोविड ड्यूटी पे हूँ। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे मैंने कोविड सेंटर एस्टेब्लिश किया है। मैं टास्क फोर्स की इंचार्ज हूँ और अभी काफी अच्छा चल रहा है। बट डर तो है, स्ट्रेस भी है, हम लोग ओवरवर्क्ड भी है बिकॉज अभी काफी पेशेंट्स बढ़ गए हैं, बट वी आर डूइंग अ जॉब। तो टीम के साथ में मैंने टीम को पूरा ट्रेन की हूँ, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फॉलोअप्स भी करते हैं उनका डिस्चार्ज होने के बाद में। तो डॉक्टर, जैसे आप पीपीई किट पहनते होंगे तो बड़ी डिफिकल्टी होती होगी उसको पहनने में, फिर उतारने में, तो क्या दिक्कतें आप सामना करते हैं? और घर जाने से पहले उस जो पीपीई किट है उसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका है? बराबर है। अभी कैसा है, पीपीई किट जो पहनते हैं उसको हम डॉनिंग कहते हैं, जब निकालते हैं उसे डॉफिंग कहते हैं। तो डॉनिंग का भी तरीका और डॉफिंग का भी तरीका बराबर रहना चाहिए। अगर डॉन भी आप बराबर से नहीं करते हैं तो आपको कभी भी इन्फेक्शन लग सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन डॉफिंग करते टाइम भी बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, डॉनिंग के भी और डॉफिंग के भी। डॉफिंग करने के टाइम पे भी हाथ इधर उधर नहीं लगना चाहिए, एक्सीडेंटली भी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज जब पीपी किट हम लोग पेन के अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो उसके ऊपर पूरे वायरसेस रहते हैं, तो वो हाई वायरल लोडेड एरिया हो जाता है जैसा। और अगर वो हमारे इधर बॉडी को टच होता है प्रॉपरली, अगर नहीं निकालेंगे तो उससे भी हमको इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। तो प्रॉपर स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ता है, पहनने के भी और उतारने के भी। और एंटीवायरल जो लोशन आता है बैक्टोस्कप, उसके साथ में हम लोग शॉवर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग अपने नॉर्मल क्लोथ्स डाल के जब घर जाते तो वापस हम फिर से शॉवर लेते, बिकॉज वो डर तो रहता है, रिस्क तो है ही। सो मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक शॉवर विथ हॉट वाटर हर रोज। और हर रोज हम जब घर पे जाते, क्योंकि हमारे वजह से घर वालों को भी लग सकता है, इसलिए हमको जो बाहर जाते तो अब एक तो हमने फुटवेयर यहाँ का मैंने अलग ही रखा है, वहां से लाके मैंने यहाँ लॉकर में रख दिया है, तो यहाँ पे ही रख के जाती हूँ। यहाँ की चीज घर नहीं लेकर जाती हूँ, लेकिन जो कपड़े पहन कर जाते हैं फिर वहां पे जाने के बाद शूज हम बाहर ही निकालते हैं अलग से शूज स्टैंड में, और इमीडिएटली हम लोग वॉशरूम में जाते हैं। फिर वहां पे हॉट वाटर शावर फिर से लेते हैं, और जो कपड़े रहते हैं हमारे वो हम फिर हॉट वाटर से वॉश करते हैं। वो हर रोज का ही हो गया है अभी, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो उसमें काफी टाइम भी जाता है, लेकिन वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सकता है वो हमको करना पड़ता है। उसके बावजूद भी पूरा प्रॉपरली पीपीई पहनने के बाद और सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इन्फेक्शंस होते हैं। अभी तक इतने सारे डॉक्टर्स एडमिट हो चुके हैं हमारे पास, सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमारा रिस्क है। तो वो स्ट्रेस तो रहता है डेफिनेटली, कि हार्डली हमको खुद के लिए भी टाइम नहीं है एक्चुअली देखा तो। अभी सुबह से जाते तो आने को तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, 18 घंटे हॉस्पिटल में ही चले जाते हैं, नींद भी बराबर से नहीं होती है, तो स्ट्रेस तो काफी है। बट अभी एक एडवांटेज मेरा ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो भी कोविड ड्यूटी में है, और मेरे बेटे ने भी कोविड ड्यूटी में कोविड ड्यूटी की है। तो एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। एक अभी यहाँ पे भी जो कलीग्स है, सबको डर है, हर एक को डर है, लेकिन फिर हम लोग एक दूसरे को पैसिफाई करते हैं। अभी और कुछ तो कर नहीं सकते,
और दूसरा कुछ करने के लिए टाइम भी नहीं है अभी हमारे पास कि रिलैक्स होंगे, मूवी देखो या ये गाने सुनो या ऐसा कुछ, या कहीं और जाओ, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज अभी तो इतना ओवरवर्क्ड है, उतने हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, आरएमओस की कमी है, और अब जो डॉक्टर्स एडमिट हो रहे हैं तो नेचुरली वो लोग फिर 14 डेज तक तो ड्यूटी नहीं कर सकते, तो उनकी भी हमको ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो वैसा देखा तो खुद के लिए टाइम ही नहीं है, और वो काफी स्ट्रेस है हम लोग के ऊपर। उसमें से बाहर आने के लिए अभी फिलहाल तो रास्ता नहीं है, जैसा है वैसे ही अभी थका रहे हैं हम लोग। एंड इट इज एक्चुअली ऐसा लगता है कि एक बार इतना ज्यादा हो जा रहा है कि कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। इतने सारे डॉक्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, जब पीपी किट पहन के जाते हैं तो टॉयलेट को जा नहीं सकते, पानी पीना चाहते तो पानी नहीं पी सकते, ये 6-6, 7-7 घंटे, तो वो बहुत हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है एक्चुअली। बट वी आर डूइंग इट, अभी करना तो है, अभी प्रोफेशन हमने लिया है तो वी हैव टू डू दैट, इट्स आवर ड्यूटी। जी डॉक्टर, उससे हमारी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है सबकी, और काफी डॉक्टर्स डिप्रेशन में भी जा रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन अभी टाइम भी नहीं है खुद के बारे में भी सोचने के लिए, या फैमिली के बारे में भी सोचने के लिए टाइम नहीं है, इतना वर्कलोड है अभी हम लोग के ऊपर। जैसे आ रहा है वैसा हम लोग हर एक दिन ले रहे हैं, एवरी डे एज इट कम्स। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, और आज तक रेडियो की टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब घड़ी देखिए जाने को कहती है, दिल ना जाने को, पर दोनों ही धड़कते हैं। घड़ी टिक टिक करती है, दिल लबडब, पर दोनों ही एक बात और कहते हैं, बाहर निकले तो मास्क लगाना है जरूर जरूर। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।